हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पीजीटी जियोग्राफी के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है और इसके साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, कौन सी प्रसिद्ध नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर बहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुमिदा नदी। सुमिदा नदी जापान की राजधानी टोक्यो से होकर प्रवाहित होती है। इसकी लंबाई 23.5 किलोमीटर है। यह टोक्यो शहर की प्रमुख आंतरिक जलमार्ग भी है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनानो है। इसकी लंबाई 370 किलोमीटर है, जो होन्शु के उत्तरी भाग में पर्वत श्रेणी से निकलकर जापान सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, जापान के भूदृश्य पर किस प्रकार की भू आकृति हावी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पर्वतीय क्षेत्र। जापान के भूदृश्य पर पर्वतीय प्रकार की भू आकृति हावी है। जापान धरातली बनावट के दृष्टिकोण से एक पर्वतीय देश है, जिसके लगभग 86% भाग पर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है और मात्र 16% भाग ही समतल एवं मैदानी है। जापान अनेक द्वीपों का समूह है। ये द्वीप चापाकार और उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए हैं। इन द्वीपों की उत्तर से दक्षिण स्थिति क्रमशः होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू द्वीप है। अगला प्रश्न है, कौन सा समुद्र जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से अलग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जापान का सागर। जापान को कोरियाई प्रायद्वीप से जापान सागर द्वारा अलग किया जाता है। जापान का विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 129 डिग्री पूर्वी देशांतर से 146 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जापान के उत्तर में चाप की आकृति में सलाखीन द्वीप स्थित है। सलाखीन और कमचटका प्रायद्वीप के मध्य ओखोटस्क सागर स्थित है। यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप एवं सखालीन द्वीप को जापान के होक्काइडो द्वीप से अलग करता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और मौलिक कृति जियोग्राफिका के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि भूगोल के जनक के रूप में इरेटोस्थनीज को माना जाता है, जिनकी मौलिक कृति जियोग्राफिका है। इन्होंने ही सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णनात्मक अध्ययन। आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट को माना जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता हमबोल्ट ने लैटिन में भूगोल के लिए जियोग्नाजिया शब्द का प्रयोग किया था, जिसे जर्मन में अर्डकुंडे और अंग्रेजी में जियोग्राफी कहा जाता है। हमबोल्ट की सबसे महत्वपूर्ण कृति कॉस्मोस है, जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, इसीलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सी भौगोलिक अवधारणा भौतिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भौगोलिक अवधारणा भौतिक और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के सभी हिस्सों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देती है। वैश्वीकरण को अनेक कारकों ने सुगमता प्रदान की है। इनमें से 3 कारकों पर बल दिया गया है: प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति, व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानिक विश्लेषण तकनीकों के विकास से जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। विलियम बुंज तथा डेविड हार्वे दोनों मात्रात्मक क्रांति के दौरान स्थानिक विश्लेषण तकनीकों के विकास से जुड़े हैं। बुंज ने थियोरेटिकल जियोग्राफी में भूगोल को स्थान निर्धारण का विज्ञान कहा। इनके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में मात्रात्मक स्थानिक विश्लेषण में जिन भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें हेरोल्ड मेकार्टी, जॉन वीवर, गैरिसन, उलमैन, ब्रायन बेरी, मोरिल, स्टीवर्ट के नाम उल्लेखनीय हैं। नवीन भूगोल के रूप में अवस्थितिक विश्लेषण मुख्यतः मात्रात्मक तकनीकों पर आधारित था। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद भूगोल को किस ओर ले जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दो विपरीत भागों में विभाजन को द्विभाजन या द्वैतवाद कहते हैं। इस विभाजन में एक पक्ष और दूसरा विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। भूगोल के अंतर्गत प्रयुक्त विधि तंत्रों, अध्ययन पद्धतियों, विषय क्षेत्र तथा सिद्धांतों को लेकर उत्पन्न दो विपरीत विचारों को द्वैतवाद कहते हैं। इसमें भूगोल के एक पहलू पर दूसरे की कीमत पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। भूगोल में प्रचलित प्रमुख द्वैतवाद निम्नलिखित है: भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, नियतिवाद बनाम संभववाद, गुणात्मक बनाम परिणात्मक उपागम, विवरणात्मक बनाम नियमान्वेषी उपागम, आगमनात्मक बनाम निगमनात्मक उपागम आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित स्थान का उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक निर्माण स्थल, एक फुटबॉल स्टेडियम तथा एक शॉपिंग मॉल, ये सभी स्थान लिंग आधारित स्थान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संगठन का स्तर नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अणु। प्रजाति परितंत्र, जैव मंडल, जनसंख्या, समुदाय, वायोम तथा जीव, ये सभी पारिस्थितिकी संगठन के स्तर है, किंतु अणु पारिस्थितिकी संगठन के स्तर में शामिल नहीं है। किसी भी जीवित प्राणी को जीव के अंतर्गत रखा जाता है। जनसंख्या एक ही समय में एक निर्धारित क्षेत्र में रहने वाली समान प्रजाति के निजी सदस्यों का एक समूह होता है, जैसे एक तालाब में मेढक तथा महासागर के एक क्षेत्र में साथ संचरण करने वाली व्हेल मछलियों का एक समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जैव ऊर्जा चक्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैव रासायनिक चक्रों के तीन प्रकार जलीय चक्र, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र हैं। जलीय चक्र को एक गैसीय चक्र भी माना जाता है। गैसीय चक्र में ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख भाग है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सम्मिलित होता है, जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। नाइट्रोजन चक्र में विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन व वर्णक आदि महत्वपूर्ण घटक पाए जाते हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। कार्बन चक्र में कार्बन मूल तत्व है, जो प्रायः सभी जीवधारियों में पाया जाता है। आयोग ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑक्सीजन चक्र को माना था, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। जीवित जीवों के लिए नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत वायुमंडल का नाइट्रोजन गैस है। पृथ्वी पर अधिकांश नाइट्रोजन गैस के रूप में वायुमंडल में मौजूद है। जीवों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन वे इसे सीधे सीधे अवशोषित नहीं कर सकते हैं। जटिल नाइट्रोजन चक्र नाइट्रोजन को अमोनिया जैसे रूपों में बदलता है, जिसे जीवों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, जो कि जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। पर्यावरण निगरानी में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ यह होता है कि यह उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन के साथ वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है। किसी घटना या वस्तु के संबंध में शीघ्र एवं तीव्र टोह लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। सुदूर संवेदन का उपयोग दिन और रात किसी भी समय किया जा सकता है। यह तकनीक महंगी है, न कि सस्ती। अगला प्रश्न है, GIS क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या भौगोलिक सूचना प्रणाली। GIS का फुल फॉर्म भौगोलिक सूचना प्रणाली होता है। भौगोलिक सूचना तंत्र एक कंप्यूटर आधारित तकनीक है। इस तकनीक का विकास 1960 के दशक में हुआ था। अगला प्रश्न है, नेट माइग्रेशन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी देश में अप्रवासियों और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर। नेट माइग्रेशन किसी देश में अप्रवासियों और प्रवासियों की संख्या के बीच का अंतर होता है। शुद्ध प्रवासन किसी अवधि के दौरान प्रवासियों की कुल संख्या है, जिसमें नागरिक और गैर नागरिक दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, महान भारतीय रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंधु गंगा का मैदान। महान भारतीय रेगिस्तान, जिसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो सिंधु गंगा के मैदान में अवस्थित है। प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर सिंधु गंगा मैदान को निम्न 3 मध्य स्तरीय प्रदेशों में विभाजित किया जाता है: राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और गंगा का मैदान। अगला प्रश्न है, भारत में एल्यूमीनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन सा खनिज है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। एल्यूमीनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत बॉक्साइट खनिज है। बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में भी पाया जाता है। भारत के शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा, गुजरात और झारखंड हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा राज्यों में कौन सी कृषि पद्धति आम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती। पंजाब और हरियाणा राज्यों के कृषि पद्धति में सिंचाई और तंत्र के व्यापक उपयोग के साथ वाणिज्यिक खेती आम है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कोई भी नदी सीमा नहीं बनाती है, क्योंकि बिहार राज्य की सीमा पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के बीच प्रमुख सीमा साझा करने वाली नदियां गंडक और कर्मनाशा है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मानचित्र प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है, लेकिन उनके आकार को विकृत कर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मर्केटर प्रक्षेपण। मर्केटर प्रक्षेपण महाद्वीपों के आकार को सटीक रूप से संरक्षित करता है, लेकिन यह उनके आकार को विकृत कर देता है। इस प्रक्षेपण पर क्षेत्रों की वास्तविक आकृति प्रदर्शित होती है, लेकिन उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की आकृति में विकृति आ जाती है। मर्केटर प्रक्षेप में अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है। यह दिंगशी प्रक्षेप है। इस प्रक्षेप का उपयोग नौ संचालन, विश्व मानचित्र, एटलस मानचित्र, अपवाह प्रतिरूपों, समुद्री धाराओं, तापमान, पवनों एवं उनकी दिशाओं, पूरे विश्व में वर्षा का वितरण इत्यादि को मानचित्र पर दर्शाने के लिए किया जाता है।
अगला प्रश्न है, सामान्य वितरण में लगभग कितना प्रतिशत डेटा माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 68%। अनुभवजन्य नियम के अनुसार सामान्य वितरण में लगभग सभी प्रेक्षित डेटा माध्य के 3 मानक विचलन के अंतर्गत आएंगे। इस नियम के तहत डेटा माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत 68% तथा 2 मानक विचलन के अंतर्गत 95% और माध्य के 3 मानक विचलन के अंतर्गत 99.7% आएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वेक्षण में जीपीएस का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली एक बहुउद्देशीय प्रणाली है। विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली सर्वप्रथम अमेरिका में विकसित की गई थी। इसको नौ संचालन उपग्रह एवं दूरी विश्वव्यापी स्थिति निर्धारण प्रणाली भी कहते हैं। यह तकनीक आर्थिक रूप से मितव्ययी तथा स्थिति निर्धारण में महत्वपूर्ण है। जीपीएस का उपयोग प्रत्येक मौसम में किसी भी समय निरंतर रूप से किया जा सकता है। जियोडेसी सर्वेक्षण, नौ संचालन तथा कई अन्य क्षेत्रों में जीपीएस अपार संभावनाओं का पता लगाता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विभिन्न सूचनाओं एवं अनेक प्रकार की जानकारियों को एक प्रणाली में संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसे संगठित प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा मिट्टी के कण हवा या पानी द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कटाव या इरोजन। मिट्टी के कण हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। इस घटना को अपरदन कहा जाता है। यह घटना मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं के माध्यम से होती है, घर्षण तथा कटाव। इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में पवनें घर्षण की क्रिया के माध्यम से कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं। अगला प्रश्न है, नदी के मुहाने पर तलछट के जमाव से किस प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेल्टा। नदियां अपने उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक मुख्यतः 3 कार्य करती हैं: अपरदन, परिवहन तथा निक्षेपण। नदी जब अपने मुहाने के करीब पहुंचती है तो अपने साथ लाए गए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। यदि यह भार समुद्र से दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाते हैं। जलोढ़ शंकु के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कट जैसे चीका, मिट्टी, गाद आदि सागर से दूर जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदियां वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती जाती हैं और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, किस बायोम की विशेषता कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टुंड्रा। कम तापमान, परमाफ्रॉस्ट और सीमित वनस्पति टुंड्रा प्रकार के बायोम की विशेषता है जो 70 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा ग्लेशियर से बर्फ टूटकर समुद्र में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केल्विंग या ब्यांत करना। केल्विंग को ग्लेशियर केल्विंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ छोटे हिमखंडों को जन्म देना है। सामान्यतः जब बर्फ के टुकड़े ग्लेशियर के सिरे से टूटकर गिरते हैं तो उन्हें केल्विन कहा जाता है। ग्लेशियर से बर्फ इसलिए टूटती है क्योंकि गतिशील ग्लेशियर के सिरे अस्थिर हो जाते हैं, जबकि हिमखंड केल्विंग की प्रक्रिया का ही परिणाम है। मोरेन, जिन्हें हिमोर भी कहा जाता है, यह बहते हुए हिमनद के द्वारा लिए गए निक्षेपण से बनते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जलवायु। किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जबकि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अल्पकालिक अवस्था है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। जलवायु को अध्ययन की सुविधा के अनुसार छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीनहाउस गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण वायुमंडल एक ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करता है। वायुमंडल प्रवेशी सौर विकिरण का पोषण भी करता है, किंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उत्सर्जित होने वाली अधिकतम दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है। ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री तापमान की विशेषता वाली घटना का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एल नीनो। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। एल नीनो भूमध्य सागरीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की समस्थिति संतुलन को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवर्तनिक गतिविधि या टेक्टोनिक एक्टिविटी। भूतल पर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता है क्योंकि भूगर्भिक शक्तियाँ इसमें अवस्था स्थापित करने में कार्यरत रहती हैं। भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्रायः धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण संतुलन की आदर्श स्थिति में अव्यवस्था हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में पर्वत का निर्माण होता है तो उस स्थान पर शीघ्र ही अपरदन का कार्य शुरू हो जाता है जिससे पर्वत की ऊंचाई घटने लगती है। इसके विपरीत क्षयित पदार्थ सागर में जमा होने लगता है। संतुलन को विवर्तनिक गतिविधियां कटाव तथा निक्षेपण प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत पृथ्वी की स्थलमंडली प्लेटों की गति की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लेट टेक्टोनिक्स। पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ भूखंडों का बना है जिसे प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। एक विवर्तनिक प्लेट ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गहरे समुद्र की खाइयाँ। विनाशी प्लेट सीमा को अभिसारी कहते हैं क्योंकि दो प्लेट आमने सामने इस तरह गतिशील होते हैं कि वे आपस में टकराते हैं और एक प्लेट का अग्र किनारा दूसरे प्लेट के अग्र किनारे के ऊपर चढ़ जाता है। परिणामस्वरूप भारी पदार्थ वाले प्लेट किनारे का मेंटिल में छेपड़ हो जाता है तथा उसका मेंटिल में विलय होकर क्षय हो जाता है। इस तरह के प्लेट किनारे के अभिसरण, टकराव तथा छेपड़ के निम्न परिणाम होते हैं: विस्फोटक, ज्वालामुखी का उद्गार, वलित पर्वतों, द्वीप चाप तथा तोरण, गहरे समुद्र की खाइयों का निर्माण आदि होता है। अगला प्रश्न है, अन्नछादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अपक्षय। सभी बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अन्नछादन के अंतर्गत रखा जाता है। अन्नछादन शब्द का सामान्य अर्थ है नीरावृत करना या आवरण हटाना। अन्नछादन के अंतर्गत अपक्षय, वृहत क्षरण, संचलन, अपरदन, परिवहन आदि को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय को मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से सेलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं: रासायनिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय तथा जैविक अपक्षय। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका के ढहने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण।
निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका का ढहने का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है। निहारिका परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्व नियम पर आधारित है। प्रारंभ में आद्य पदार्थ ठंडे व गतिहीन कठोर कणों के रूप में फैला होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में टकरा गए, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे कोणीय संवेग उत्पन्न हो गया और ये घूमने लगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उनके स्रोत क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों का प्राथमिक वर्गीकरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मौलिक या प्राथमिक रूप से वायु राशियों को उनके उत्पत्ति क्षेत्रों के तापमान के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, गर्म वायु राशियाँ तथा ठंडी वायु राशियाँ। जी.टी. त्रिवार्था ने भी वायु राशियों को भौगोलिक अवस्थितियों के आधार पर उन्हें दो प्रकारों में विभाजित किया है, उष्णकटिबंधीय वायु राशि तथा ध्रुव वायु राशियाँ। पुनः स्थल तथा जल के आधार पर प्रत्येक को महाद्वीपीय तथा सागरीय प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मुख्य रूप से वायु राशि के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्रोत क्षेत्र। स्रोत क्षेत्र मुख्य रूप से वायु राशि के तापमान और आर्द्रता विशेषताओं को प्रभावित करता है। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से तापमान तथा आर्द्रता संबंधी लगभग समानताएं होती हैं। वायु राशियों का आविर्भाव उस समय होता है जब विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधी दशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर होती हैं, ताकि वायुमंडल में धरातल की आर्द्रता तथा तापमान संबंधी विशेषताएं समाहित हो जाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भौगोलिक स्थिति और अक्षांश। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। अगला प्रश्न है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तापमान और वर्षा पर। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली मुख्यतः तापमान और वर्षा पर आधारित है। कोपेन महोदय ने सन 1900 ईस्वी में आनुभाविक पद्धति पर आधारित जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसका आधार केंडोल द्वारा प्रस्तुत विश्व वनस्पति कटिबंध था। सन 1918 ईस्वी में इन्होंने अपने वर्गीकरण में संशोधन करते हुए औसत वार्षिक तापमान और औसत वार्षिक वर्षा तथा उनके ऋत्विक वितरण को आधार बनाया। इन्होंने जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापमान तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों को सम्मिलित किया। अगला प्रश्न है, कौन सा जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान तथा बहुत कम या शून्य वर्षा वाला क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगिस्तान। रेगिस्तान जलवायु प्रकार पूरे साल गर्म तापमान और बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र है। रेगिस्तानी जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा है। यह जलवायु पृथ्वी के बड़े भागों पर पाई जाती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक ताप तथा न्यून वर्षा होती है। उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु उपोष्णकटिबंध में 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूमध्य रेखीय जलवायु में पाए जाते हैं, जहां ताप तथा वर्षा दोनों ही अत्यधिक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द महाद्वीपीय उत्थान और मध्य महासागरीय कटक के बीच पाए जाने वाले समुद्र तल के एक बड़े समतल क्षेत्र का वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रसातल मैदान। महाद्वीपीय तट तथा मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाने वाले समतल क्षेत्र को वितलीय मैदान या रसातल मैदान कहा जाता है।
यह वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों से दूर निक्षेपित होते हैं। महासागरीय नीतल पर अत्यधिक गहराई से विस्तृत सपाट सतह वाले मैदानों को गहरे सागरीय मैदान कहते हैं। इसका औसत ढाल 0.5 डिग्री तथा गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। गंभीर सागरीय मैदान का अधिकांश भाग 20 डिग्री उत्तरी तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। इनका प्रायः 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच अभाव पाया जाता है, जबकि इनका अधिकतम विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।